हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम दो बड़े आंदोलन प्रार्थना समाज एवं वेद समाज का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, भारतीय इतिहास में 19वीं सदी वह कालखंड था जब भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कई आंदोलन उभर कर सामने आए जिन्होंने न केवल पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं एवं धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी, बल्कि आधुनिक भारत के विचारों एवं मूल्यों को आकार देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई। इन आंदोलनों में प्रार्थना समाज एवं वेद समाज की भूमिका काफी उल्लेखनीय रही। इन दोनों समाजों पर केशव चंद्र सेन की प्रेरणा का गहरा प्रभाव रहा। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता रहे जिन्होंने न केवल अपने समय के सामाजिक एवं धार्मिक परिदृश्य को अधिक न्यायपूर्ण एवं तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुधार एवं प्रगति के मार्ग को प्रशस्त किया। यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि इन दोनों आंदोलनों के बीच अत्यधिक भौगोलिक दूरी होने के बावजूद वे एक साझा प्रेरणा से ओतप्रोत रहे। ऐसा माना जाता है कि किसी भी संगठन की सफलता केवल उत्कृष्ट सिद्धांतों पर आधारित नहीं होती, बल्कि उन्हें जीवंत बनाए रखने में व्यक्तिगत समर्पण भाव की भी भूमिका उल्लेखनीय होती है। इसी वानगी में कहा जाता है कि डी.के. कर्वे ने प्रार्थना समाज के आदर्शों एवं मानवीय मूल्य को आत्मसात करते हुए एक विधवा से विवाह कर करुणा और साहस का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। उनका यह व्यक्तिगत लेकिन ऐतिहासिक निर्णय न केवल रूढ़िवादी समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के लिए एक जोरदार चुनौती थी, बल्कि इसने भारतीय समाज में बदलाव की एक नई इबारत भी तैयार कर दी। तो चलिए दोस्तों, आज की सेगमेंट में हम भारतीय इसी आंदोलन की यात्रा पर निकलते हैं और इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इन दो धाराओं ने मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण किया जिसने न केवल तद्विधीन समाज की धार्मिक उपासना के तरीकों को बदल दिया, बल्कि स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह जैसे प्रगतिशील एवं आधुनिक सोच को भी अपने आगोश में समेटने का एक गंभीर प्रयास किया। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम वेद समाज को समझते हैं। जैसा कि हमने इंट्रो में भी बताया, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से दो समाज या दो आंदोलन या दो संगठन खड़ा हुआ, एक वेद समाज और एक प्रार्थना समाज। वेद समाज दक्षिण भारत में और प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में। यहां पर हम सबसे पहले वेद समाज को समझते हैं। केशव चंद्र सेन जब ब्रह्म समाज में आचार्य पद पर थे तो उन्होंने भारत भ्रमण करना शुरू किया। तो उसी क्रम में वे मद्रास, आज का चेन्नई में के श्रीधरालु नायडू से उनकी वहां पर मुलाकात होती है। नायडू साहब उनसे काफी प्रभावित हो गए और उसी क्रम में उन्होंने वेद समाज की स्थापना की। तो आपको अगर परीक्षा में यह रहेगा कि वेद समाज के संस्थापक कौन, तो के श्रीधरालु नायडू, लेकिन किनकी प्रेरणा से, तो केशव चंद्र सेन। तो इस बारीक अंतर को आप समझिएगा, आप अपने नोट्स में भी लिख लिए। संस्थापक होगा के श्रीधरालु नायडू, 1864 संस्थापक, लेकिन प्रेरणा यदि रहेगा क्वेश्चन में तो केशव चंद्र सेन लगाएगा, इसलिए उसको रेड इंक से लिखे हैं। आप भी नोट्स में अच्छे से लिखिएगा। इसका उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य यह रहा हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना। तद्विधीन समाज में जो कुरीतियां आ गई थी उनको दूर करना था। और इनका जो सिद्धांत रहा या आदर्श रहा, नैसर्गिक रूप से ब्रह्म समाज से और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ है। तो इनके ब्रह्म समाज के सिद्धांत से यह प्रभावित रहा। देखिए, आपको इनकी इस समाज की लाइफ बहुत कम रहा, बहुत कम, 10 साल, मात्र 10 साल। 1864 से लेके 1874 में दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, श्रीधरालु नायडू साहब की। और इसके बाद जाके फिर छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाता है वेद समाज, लेकिन वो समाज को कोई बहुत नई दिशा नहीं प्रदान कर सकता है। इसलिए इनकी आयु मात्र 10 साल, लेकिन 10 साल में इन्होंने बहुत सारा काम कर दिया। इसके कारण इसकी इतना सम्मान है। इस काम में देखिए, आप लिख सकते हैं जातिगत भेदभाव को दूर करना। ये आप इसलिए जाने, आपको दे सकता है कि वेद समाज का क्या उद्देश्य रहा या इसके दर्शन में क्या रहा, तो आपकी एक दृष्टि बननी चाहिए। यहाँ पर जातिगत भेदभाव को दूर करना, आप पॉइंट से लिख लें, उससे भी आपका काम बन जाएगा। नोट्स पे ऐसे पॉइंट्स लिख लें। एकेश्वरवाद में विश्वास, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। आपकी ये विधवा पुनर्विवाह पर बहुत ज्यादा काम किया, विधवा पुनर्विवाह पर। और चौथा बाल विवाह पर, बाल विवाह की रोक पर। ये 10 साल में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। 1871 में, आप इसको भी लिखें, ये क्वेश्चन आपको डाल सकता है परीक्षा में,
1871 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज की अध्ययन करने के लिए कलकत्ता आए और वहां से लौटने के बाद इन्होंने वेद समाज का नाम बदल कर रख दिया दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि वेद समाज का नाम में परिवर्तन कब हुआ। तो 1871 में कैसे हुआ, तो वो भी आप समझ के रह गए कि जब ब्रह्म समाज का अध्ययन कर कलकत्ता गए और वहां से जब वापस लौटे तो इन्होंने इसका नाम रख दिया दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी गया है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप अच्छे से नोट्स में लिखें। 1871 में इसका नाम चेंज कर दिया गया केशव चंद्र सेन, जो क्या अभी हम बताए कलकत्ता से वापस लौटने के बाद। अठारह में बताएं उनकी मृत्यु दुर्घटना हो जाती है और इसी के साथ वेद समाज भी समाप्त हो जाता है। और उसके बाद जो ग्रुप बनता है वो कोई खास काम नहीं किया है समाज में। तो वेद समाज में मूलतः इतना ही क्वेश्चन बनता है और यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको नोट्स में अच्छा से लिखें। अब प्रार्थना समाज पर जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम प्रार्थना समाज को समझते हैं। जैसा कि हमने इंट्रो में भी बताया, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से दो संगठन, वेद समाज और एक दूसरा प्रार्थना समाज उठ खड़ा हुआ। वेद समाज दक्षिण भारत में और प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर हम प्रार्थना समाज को समझते हैं। वेद समाज हम जस्ट पिछले चरण में समझ चुके हैं। इसके संस्थापक रहे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। 1867 में स्थापना हुई। ठीक वेद समाज की ही तरह डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन जब यात्रा पर निकले थे तो उनसे काफी प्रभावित हो गए और उन्होंने उन्हीं के प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि इनके संस्थापक कौन, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग दीजिएगा, लेकिन किनकी प्रेरणा से, तब आंसर केशव चंद्र सेन हो जाएगा। और इस बारीक अंतर को समझिए। और ये अंतर परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, तो आप इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। प्रेरणा दोनों का याद रखिएगा। दोनों अगर प्रेरणा पूछेगा तो वेद समाज हो या प्रार्थना समाज, उसका आंसर केशव चंद्र सेन होगा। तो प्रेरणा आप लिखिए केशव चंद्र सेन। दोस्तों, हम कई बार पहले भी बोले हैं, आप हमारी आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। लिखने में स्पेलिंग वगैरह गलती हो सकती है, इसलिए हम बार बार एक ही लाइन को बार बार बोल देते हैं ताकि आपको समझने में या नोट्स बनाने में इजी हो। देखिए, इनकी प्रेरणा से जब बना तो ब्रह्म समाज के ही सिद्धांत या उनका जो आदर्श रहा उससे प्रभावित रहा, तो आपको वही चीज मिलेगा। आप यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं कि इनका क्या सब सिद्धांत रहे। तो देखिए, पहला सबसे ज्यादा रहा इनका सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार इस क्षेत्र में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया। सामाजिक सुधार में आप देखिए कौन सा आएगा, जैसे विधवा पुनर्विवाह आ गया, कन्या विवाह पर रोक हो गया, जातिगत जो भेदभाव है उसको मिटाना हुआ, ये सब पॉइंट सामाजिक सुधार में आएगा। दूसरा देखिए एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद। तीसरा आप ये डाल सकते हैं बाह्य आडंबर से दूरी। ये सब पॉइंट बनेंगे कि ये किस क्षेत्र में काम किया। शिक्षा, शिक्षा सबसे ज्यादा, आधुनिक शिक्षा लिखिए। तो आपको प्रार्थना समाज में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग का संस्थापक रहे, लेकिन इसके बाद जो प्रमुख नेता रहे और चरणबद्ध रूप से इनकी संस्था जो आगे बढ़ी, उसमें आपको मूलतः देखिए कौन सा नाम मिलेंगे। महादेव गोविंद राणा रहे। महादेव गोविंद राणा रहे। इसके बाद आपको मिलेगा डीके कर्वे, धोंडो केशव कर्वे, डीके कर्वे जिसको बोलते हैं। उसके बाद जाके आपको एक नाम मिलेगा आरजी भंडारकर। इसके बाद एक और नाम लिखिए दक्षिण भारत में जो प्रमुखता दे, वीरेशलिंगम पुत्तुल्लू। वीरेशलिंगम पुत्तुल्लू, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इनके योगदान को जानेंगे कि प्रार्थना समाज में इनका क्या योगदान रहा। एक एक करके क्रम से समझेंगे।
लेकिन यहाँ पर हम ये समझ जाए कि प्रार्थना समाज की जो कुछ इनकी कुछ अनुषंगी संस्था रही, इनके जो शिष्य रहे या इनके जो मानने वाले थे, इन्होंने अपने स्तर से भी कुछ संस्था का स्थापना किया, उसके बारे में पहले जान जाते हैं। इसके बाद इसको अलग अलग से पॉइंट से समझेंगे। यहाँ पर देखिए इनके द्वारा जो ये सबसे पहले द डिप्रेस्ड क्लासेस सोसाइटी मिशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये प्रार्थना समाज का ही एक अनुषंगी संस्था रहा। इनके जो संस्थापक थे वी.आर. शिंदे थे, विट्ठल रामजी शिंदे, आप लिख सकते हैं यहाँ पर विट्ठल रामजी शिंदे। ये प्रार्थना समाज के सक्रिय मेंबर थे और इन्होंने दलित समाज की उन्नति या दलित समाज के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा काम किया। और सोसाइटी के स्थापना, उसका नाम था द डिप्रेस्ड क्लासेस सोसाइटी मिशन ऑफ इंडिया। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसको वी.आर. शिंदे भी बोलते हैं, शॉर्ट में आपको विकल्प में कई बार वी.आर. शिंदे का ही नाम मिलेगा। तो इसको भी आप लिख लें नोट्स में। और यहाँ पर लिखें दलित समाज के उत्थान, इतना पॉइंट दे दीजिए, आप समझ जाइएगा। दलित समाज के उत्थान के लिए इन्होंने काफी काम किया। आर्य महिला समाज आएगी, ये 1882 में इसकी स्थापना हुई। पंडिता रमाबाई, लिखते चलिए पंडिता रमाबाई। और इसके बारे में जानिए कि इन्होंने विधवा महिला जो है उनके पुनरुत्थान के लिए काफी काम की कि ये इनका जिंदगी कैसे चलेगा, इनकी आर्थिक जिंदगी, इनकी इकोनॉमिकल कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, इसके लिए काम बहुत ज्यादा इन्होंने किए पंडिता रमाबाई ने। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं विधवा समाज, विधवा महिला की पुनरुत्थान दे दीजिए पॉइंट, आप समझ जाइएगा। आप पुनरुत्थान के लिए काम किए। अब आई विधवा पुनर्विवाह संघ, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। लेकिन एक चीज इसमें ये याद रखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह संघ जो है ये प्रार्थना समाज से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके 1861 में इसकी स्थापना हुई महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। और महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सक्रिय मेंबर रहे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ज्यादा काम किया और प्रार्थना समाज भी बाद में इनका सहयोग कर, चूंकि वो वहां के सक्रिय मेंबर भी थे, तो इस तरह से प्रार्थना समाज से जुड़े थे। डायरेक्ट ये प्रार्थना समाज का अनुषंगी संस्थान नहीं रहा। तो महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के बारे में जब पढ़ेंगे वहां भी आपको मिलेगा। इसको इंग्लिश में विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी बोलते हैं, रीमैरिज। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप पुराना यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें ये शब्द नहीं मिलेगा, विधवा पुनर्विवाह संघ जल्दी नहीं मिलेगा, आपको ये ही शब्द देवनागरी लिपि में रहेगा, विडो रीमैरिज। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, विडो रीमैरिज एसोसिएशन देवनागरी लिपि में रहेगा विकल्प में। तो कुछ लड़के लोग गड़बड़ा जाते हैं कि हम तो विधवा पुनर्विवाह संघ पढ़े थे, ये शब्द कहाँ से आ गया। इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन, आप देवनागरी लिपि में भी लिखें और इंग्लिश में भी लिखना है तो आप लिख लें विडो रीमैरिज एसोसिएशन। लेकिन ये याद रखिएगा कि परीक्षा में यूपीएससी का। आइए दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे के बारे में जानते हैं। प्रार्थना समाज की ये सक्रिय मेंबर है। इनका योगदान प्रार्थना समाज में काफी रहा और उसके माध्यम से इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया भी। तो ये इन्हें यही समझिए, ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इसके बावजूद इनकी काफी प्रतिष्ठा थी वहां पर पश्चिम भारत में। इनके बावजूद ये समाज सुधार के लिए टाइम निकालते थे और बहुत ज्यादा विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह के विरोधी के रूप में सामने आए। इनका योगदान बहुत ज्यादा है वहां पर। उस समय विधवा विवाह पर देखिए कानून बन चुका था, लेकिन समाज में सोच के स्तर पर सोच उतनी प्रगतिशील तब तक नहीं बन पाई थी। इसलिए इनके योगदान काफी अहम हो जाता है कि सोच बदलने में, समाज का सोच बदलने में टाइम लगता है। उस सोच को बदलने में इनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। न्यायाधीश होने के बावजूद ये इतना टाइम दिया कि इन्हें पश्चिम भारत के सांस्कृतिक सुधार का अवधूत बोला जाता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आप नोट्स में बहुत अच्छा ढंग से इसको समझें और लिखें। पश्चिम भारत के सांस्कृतिक सुधार का अवधूत इसे कहा जाता है। देखिए जैसे ही पश्चिम भारत आएगा आप तुरंत चौंक जाइएगा कि महादेव गोविंद रानाडे होगा। महाराष्ट्र का सुकरात भी इन्हें कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सुकरात देखिए ग्रीस के रहने वाले थे और 499 ईस्वी के आसपास इनका ये हुआ था, जन्म हुआ था। ये वहाँ के दार्शनिक थे और जमीनी हकीकत को उदाहरण देकर समाज की सोच को बदलते थे। तो ये भी यहाँ पर यही काम करते थे। इनका भी मूल काम विधवा पुनर्विवाह में समाज की सोच को बदलना था। तो इसलिए इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया, जो जमीनी उदाहरण दे के समझाते थे समाज को। इसी कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है।
सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, बाद में इनके शिष्य काफी चर्चित हुए प्लूटो, और उनके द्वारा जो रचित रचना है उसके माध्यम से हम लोग सुकरात के दर्शन को समझते हैं। तो इस महाराज का सुकरात भी कहा जाता है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्यों कहा गया है उसको हम समझाने का भी प्रयास किए। और देखिए ये आप यहाँ पर ये पॉइंट लिख दीजिए, विधवा पुनर्विवाह पर सबसे ज्यादा काम किया, और बाल विवाह पर, बाल विवाह की रोक पर लिखिए। अब इनके द्वारा जो संस्था खोला गया उसमें हम आपको पिछले चरण में भी बताया है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ। हम इसके बारे में कई बार बोले भी हैं, उस पिछले चरण में बोले भी हैं कि ये इनका आप इंग्लिश यूपीएससी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन करके पूछा भी है, तो चौंकिएगा नहीं, इसलिए आप इसको देवनागरी लिपि में भी लिख के रखिए, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, विधवा बताएं, इस पर काफी इनका जोर रहा। एक दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इन्होंने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ये भी काफी, हम जब भारत में राष्ट्रवाद वाला चरण पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें आपको ये मिलेगा, वहां पर डिटेल में बताएंगे। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना की। ये राजनीतिक स्तर पर, ये पॉलिटिकल था कि राजनीतिक स्तर पर हमें उचित प्रतिनिधित्व मिले, भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसकी मांग की गई थी। आप ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग, आप एक शब्द डाल दें यहाँ पर नोट्स में, अच्छा रहेगा समझने में, सहूलियत होगा। तीसरा लिखा 1884 में इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ये भी पिछले चरण में हम बता चुके हैं, बिल्कुल आधुनिक शिक्षा से संबंधित था, जिसमें गोखले और तिलक साहब भी जुड़े थे और काफी ज्यादा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर। और ये देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, जब तो जाएंगे तो यहाँ पर ये समझ जाइए कि उनका ये संस्थापक सदस्य रहे, इसके बारे में थोड़ा जान जाइए। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य रहे, और कांग्रेस का जो उदारवादी चेहरा है वो भी आप समझेंगे, उदारवादी और उग्रवादी चेहरा। तो उदारवादी चेहरा का ये प्रतिनिधित्व करते थे, ये भी आप लिख सकते हैं, उदारवादी चेहरा का प्रतिनिधित्व करते थे। ये हुए फिरोज शाह मेहता हुए, गोपाल कृष्ण गोखले इनको अपना गुरु मानते थे, और याद रखिएगा महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु मानते थे। तो ये एक क्रम हम यहाँ पर ऐसे समझिए। देखिए गांधी गुरु किनको मानते थे? गोखले को, और गोखले किनको गुरु मानते थे? रानाडे साहब को। तो ये क्रम याद रखिएगा, गुरु से संबंधित है, आपको इस टाइप से लिखिए नोट्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा। गांधी जी गोखले को गुरु मानते थे, गोखले रानाडे को गुरु मानते थे। गुरु शब्द लिख लीजिए नोट्स में, आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। और इनके बारे में और एक लिखिए, ये एक किताब भी लिखे थे, दी राइज ऑफ द मराठा पावर, आप लिख सकते हैं यहाँ। इनकी पुस्तक है दी राइज ऑफ द मराठा पावर। मराठा पावर किताब पुस्तक है इनकी, ये भी नोट्स में लिखे। द राइज ऑफ द मराठा पावर इनकी रचना है। और तो ठीक है दोस्तों, ये महादेव गोविंद रानाडे के बारे में आप समझ गए। अब डीके कर्वे के बारे में समझते हैं आगे चरण में। आइए दोस्तों, अब डीके कर्वे के बारे में जानते हैं। डीके कर्वे प्रार्थना समाज के सक्रिय मेंबर रहे, रानाडे के सहयोगी थे और सही मायने में समाज सुधारक थे। अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने समाज सुधार की लगा दिया। विधवा पुनर्विवाह हुआ, जाति व्यवस्था या छुआछूत की रोकथाम के लिए इन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी। बहुत संघर्षमय इनका लाइफ रहा है। इतना ही नहीं, ये सिर्फ ये कि कागजी तौर पर नहीं थे, ये अपने जीवन में उनको उतारते भी थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि प्रार्थना समाज के जो आदर्श था विधवा पुनर्विवाह, इन्होंने विधवा से ही शादी की, गोपू बाई से, और जो बाद में आनंदी बाई के नाम से जानी गई। तो इन्होंने इसको अमनी जामा भी किया था, पूरी जिंदगी इन्होंने खपाई है।
तो आइए इनके बारे में जानते हैं। डीके कर्वे, इनका लाइफ अच्छा खासा रहा। 1858 जन्मे थे, 1962 में इनकी मृत्यु हुई, 104 वर्ष। समाज सुधारक थे। अब ये एक पिछले चरण में एक चीज भूल गए थे बताना। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में कॉलेज की स्थापना की थी, महादेव गोविंद रानडे किए थे। तो वहाँ पर छूट गया था, आप वहाँ पर नोट में लिख लें। पिछले चरण में महादेव गोविंद रानडे के बारे में यहाँ बताए हैं, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो उसी पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में ये मैथ की टीचर थे, डीके कर्वे। इनकी आप कहानी मिलेगी, बहुत संघर्ष में लाइफ रहा है। साइकिल से नदी को पार वगैरह करके नौ से ये पढ़ाने जाते थे। इसके बावजूद इन्होंने समय निकालकर गांव-गांव घूमकर समाज की सोच को बदलने या प्रगतिशील बनाने का प्रयास किए हैं। तो बड़ी इनकी संघर्ष में लाइफ रही है, उस जगह आपको कहानी भी इनकी मिल जाएगी। तो पद्म भूषण इनको दिया गया 1955 में, और इस सम्मान में 1958 में भारत रत्न दिया गया। ये चीज याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है। और इन्हें प्यार से हम लोग अन्ना कर्वे भी बोलते हैं, अन्ना कर्वे। देखिए इनके द्वारा कुछ योगदान को आप समझें। 1891 में ये रानाडे साहब के सहयोगी थे। तो रानाडे साहब ने जो 1861 में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थे, उसी के बैनर तले इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की है। विधवा आश्रम, वही विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, जो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, विधवा पुनर्विवाह संघ के बैनर तले इन्होंने 1891 में किया। और इनकी जो सबसे ज्यादा चर्चित 1893 में इनका विवाह रहा। इनके एक मित्र थे, उनकी बहन विधवा हो गई थी, गोपू बाई नाम था, और उससे वो शादी किए थे। और ये बहुत बड़ा ये था कि सिर्फ कागज पर ही नहीं, इनको अपनी जामा भी पहनाया और समाज को दिखाई कि हाँ विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। तो गोपू बाई आप लिख सकते हैं। बाद में ये आनंदी बाई के नाम से चर्चित हुई हैं, आनंदी बाई 1893 में। अच्छा, और लिखे हैं कि 1896 में इनको पुणे के हिंगने स्थान पर, पुणे के हिंगने एक जगह है, वहां पर इनको भूमि में दान दिया समाज के जो कुछ लोग हैं। तो उसी जो दान की हुई भूमि थी, उसी पर इन्होंने अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की है। अनाथ बालिका आश्रम डीके कर्वे साहब ने। कहां पर? पुणे के हिंगने नाम के स्थान पर, ये याद रखिएगा। और इनका जो सबसे चर्चित एक काम रहा 1916 में इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय, ये बहुत चर्चित है, इसको आप अच्छा से समझें, इस पर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इस स्कूल का पूरा नाम था SNDT, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ये लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भारत का पहला महिला यूनिवर्सिटी था, प्रथम महिला यूनिवर्सिटी। इतना ही नहीं, एक क्वेश्चन और यहां बन सकता है कि पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला महिला यूनिवर्सिटी। आप इनको ये भी लिखिए कि वित्त पोषण कौन किए थे, कौन इनको पैसा दिए थे। तो सर विठल, पूरा नाम लिखिए, सर विठल ये ठाकुर सिंह, ये उद्योगपति थे। इन्होंने उस जमाने में 15 लाख रुपये दिए थे। तो ये अपनी मां के नाम से, ये ऐसे हुआ श्रीमती एन से हो गया नाथ बाई, डी से हो गया दामोदर, टी से हो गया ठाकुर सिंह। अपनी मां के नाम से किए थे, नाम दिए थे SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, आज भी विद्यमान है। और यहां पर आप ये लिखिए K-12, यानी KG से 12 के तक से लेके PhD तक की पढ़ाई होती है, सारी विषय में, व्यवसायिक, तकनीक, कला, ये आज भी है SNDT। और इसमें एक जो क्वेश्चन बनता है, सर विठल दामोदर ठाकुर से लिख दीजिए,
ये विच पोषण की, ये आपकी ये सब नाम आपको घुमा के पूछ सकता है कि डी.के. कर्वे के सहयोगी कौन रहे, या प्रार्थना समाज से कौन किनका किनका योगदान रहा है, तो उसमें ये सब नाम आपको आएगा। इसलिए ये सब नाम थोड़ा थोड़ा याद रखें, क्योंकि जो वित्त पोषण था वो डायरेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उनका योगदान रहा उस समाज को, उस संस्था को फैलाने में। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि डी.के. कर्वे ने कहाँ से प्रेरणा ली थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। VVI आप लिख सकते हैं, प्रेरणा कहाँ से लिए थे। तो डी.के. कर्वे ने जापान, एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें जापान वुमेन्स यूनिवर्सिटी था, उसके बारे में उनको मिली जानकारी, तो फिर वो पत्राचार वहां पर किए, जापान वुमेन्स यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, तो यहाँ पर से ये पत्राचार किए, वहीं से इनको प्रेरणा मिला कि इस तरह से स्कूल खोला जा सकता है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला जा सकता है। उसी के आधार पर ये कॉलेज खोले थे 1916 में। अब देखिए खोला गया था पुणे में, ये भी थोड़ा जानकारी रखें आप, पुणे में, और 1936 में इसका ट्रांसफर बम्बई हो गया। आइए दोस्तों, अब प्रार्थना समाज के दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आर.जी. भंडारकर और वीरेशलिंगम पंतुलु के बारे में जानते हैं। आर.जी. भंडारकर का नाम आपने इतिहासकार के रूप में सुना होगा, और लेकिन यहाँ पर हम आपको प्रार्थना समाज की सक्रिय मेंबर के बारे में भी बताएंगे। इनका पूरा नाम रामकृष्ण गोपाल भंडारकर रहा। 1867 में इन्होंने रानाडा के सहयोगी के रूप में प्रार्थना समाज में आए, मेंबर बने प्रार्थना समाज के, और इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत ज्यादा, स्त्री शिक्षा आप लिख सकते हैं, स्त्री शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। मूलतः देखिए ये इतिहासकार थे, आप ब्रैकेट में इतिहासकार थे, लेकिन इनके सहयोग रहते रहते ये इन्होंने समाज सुधार का भी पीड़ा उठा लिया। और देखिए आप ये सातवाहन का इतिहास बहुत अच्छा लिखी। देखिए बहुत पहले के जो भारतीय इतिहासकार थे वो दंत कथा या जो गौरव कथा है उस पर अमल करते थे, और लेकिन इन्होंने पहली बार कर सकते हैं कि एक आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जो ऐतिहासिक तथ्य है, तो इसलिए इनका नाम काफी इतिहासकार में बहुत अच्छे श्रेणी में शुमार होता है आर.जी. भंडारकर साहब का। तो आप इतिहासकार में लिख सकते हैं, ये सातवाहन का इतिहास लिखे हैं पूरा। और जो वैष्णव संप्रदाय के बारे में भी काफी वर्णन किया है, वैष्णव संप्रदाय, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे भी कि शैव और वैष्णव के एक अलग चैप्टर वहां पर हम बताएंगे। तो वैष्णव संप्रदाय के बारे में भी अच्छा लिखते हैं सातवाहन। देखिए ये अंग्रेज का कोई बहुत ज्यादा विरोधी नहीं थे, क्योंकि देखिए उस जमाने में जो आधुनिक शिक्षा की ओर थे तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज के बहुत ज्यादा विरोधी थे, लेकिन अंग्रेज की जो अंग्रेजियत थी उसके विरुद्ध थे ये। तो स्त्री शिक्षा पर आप लिखेंगे कि बहुत ज्यादा इनका जोर रहा। तो प्रार्थना समाज के माध्यम से ये समाज में काफी ज्यादा काम किए हैं आर.जी. भंडारकर, काफी काम किए। आपको ये क्वेश्चन देख के आ जाएगा कि प्रार्थना समाज में किन किन का योगदान रहा है, तो उसमें ये सब याद रखेगा, ये सब नाम आर.जी. भंडारकर टिक मारने के लिए दे देगा कि किसका ज्यादा योगदान रहा है। अब देखिए एक और नाम आइए, केतुकुरी वीरेशलिंगम पंतुलु, ये काफी चर्चित रहा है। दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को फैलाने का 100% श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, वीरेशलिंगम पंतुलु को। तो ये आपको नाम मिलेगा, यूपीएससी में इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रार्थना समाज को दक्षिण भारत में किसने फैलाया। और यहाँ पर लड़के लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं वेद समाज के साथ। वेद समाज को करने वाले केसरी धरालू नायडू थे, याद रखिएगा नाम, और ये वीरेशलिंगम पंतुलु थे। आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, वो जानबूझकर दोनों नाम को मिक्स करता है विकल्प में, वेद समाज के संस्थापक का भी और ये वीरेशलिंगम का भी। तो इस बारी को पहले ही नोट्स में ढंग से लिखिएगा और समझिएगा, और क्वेश्चन में देखिएगा वो आपको मिलेगा, पुराना क्वेश्चन में आप निकाल के देखिए यूपीएससी का। वीरेशलिंगम पंतुलु, तेलुगु वीरेशलिंगम, ये तेलुगु थे, और आप लिखे कि दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को फैलाने में, प्रार्थना समाज को फैलाने में काफी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रार्थना समाज को फैलाने में इनको तेलुगु समाज का पुनरुत्थानवादी भी बोला जाता है, तेलुगु समाज का प्रतिनिधि। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तेलुगु समाज का प्रतिनिधि या तेलुगु समाज सुधारक के रूप में कौन जाने जाते हैं, वीरेशलिंगम पंतुलु। ये नाम जरूर याद रखिएगा,
कई बार आपको ये नाम पूछा गया है केतुकुरी वीरेशलिंगम। आप ये पूरा नाम दिए, ये नाम आपको विकल्प अमूमन नहीं मिलेगा, वीरेशलिंगम पुंतुलु ही मिलेगा। ये आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का बहुत इससे ज़्यादा इससे पूछा गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने प्रार्थना समाज और वेद समाज का अध्ययन कर लिया। कमेंट्स करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।